हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आपके साथ अलका जांगड़ा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन क्लास 12। तो लेसन का नाम है मानव भूगोल प्रकृति तथा विश्व क्षेत्र। क्या नाम है? मानव भूगोल प्रकृति तथा विश्व क्षेत्र। मैंने इसके अभ्यास की क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में पुट अप कर दिए हैं, बट अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं उनकी तरफ हम ध्यान देंगे। मैं वही क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि मोस्टली इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। अदर्स जो भी क्वेश्चन है मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की प्राचीन विचारधाराएं कौन कौन सी है। प्राचीन विचारधाराएं 3 विचारधाराएं हैं। कौन कौन सी? निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। ये 3 विचारधाराएं हैं प्राचीन यानी कि पुरानी। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुरानी विचारधाराएं कौन सी है। ठीक है, निश्चयवाद। तो निश्चयवाद के बारे में हम पहले जिक्र करेंगे। तो इसको प्रकृति नियतिवाद, वातावरणवाद या पर्यावरणवाद, इस निश्चयवाद के बहुत से नाम हैं। आप पर्यावरणवाद भी कह सकते हो, नियतिवाद भी कह सकते हो और प्रकृतिवाद भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो इस विचारधारा को। वो इस विचारधारा में ये बताया गया है कि ये प्रकृति है जो वो मानव से श्रेष्ठ है। प्रकृति को इस विचारधारा में महान माना गया है और मनुष्य को वो गौण माना गया है। क्योंकि ये पुराने टाइम की विचारधारा है। तो जो पहले पुराने टाइम के जो मनुष्य होते थे वो पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर रहते थे। चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे अपनी ज़रूरत अनुसार कोई भी आवश्यकता हो, वो पूरी तरह से किस पर निर्भर रहते थे? प्रकृति पर निर्भर रहते थे। इस कारण से उसे प्रकृति का दास भी कहा गया है। तो इस विचारधारा में ये बताया गया है कि प्रकृति मनुष्य से श्रेष्ठ है और मनुष्य जो है वो गौण है। ठीक है, गौण मतलब कि उससे कम आंका गया है। ठीक है, ये एक जर्मन विचारधारा है। कौन सी? जर्मन विचारधारा है। इसके ये समर्थक रहे हैं फ्रेडरिक रेटजल, कार्ल लिटर और इब्न बतूता। बहुत से इसके समर्थक हैं। अगली नेक्स्ट विचारधारा है हमारी संभववाद विचारधारा। तो इस विचारधारा में क्या बताया गया है? ये संभववाद विचारधारा, इसको नियतिवाद विचारधारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियतिवाद विचारधारा। इस विचारधारा में मनुष्य को श्रेष्ठ और पृथ्वी को गौण बताया गया है। उसमें क्या था? निश्चयवाद में क्या था? प्रकृति को श्रेष्ठ और मनुष्य को गौण बताया गया। और इस संभववाद विचारधारा में इसका उल्टा है दोस्तों। क्या है? उल्टा है। इसमें बताया गया है कि मानव जो है वो श्रेष्ठ है और प्रकृति है वो उसको कम आंका गया है। किसके मुकाबले? मनुष्य के मुकाबले, मानव के मुकाबले। अब इसमें बताया गया है कि भी प्रकृति है वो अपनी क्या करती है? प्रकृति जो है वो संभावनाएं उत्पन्न करती है, संभावनाएं प्रदान करती है और मनुष्य जो है वो उन संभावनाओं का स्वामी है, स्वतंत्र है। वो अपनी बुद्धि और विवेक के साथ अपने आवश्यकता अनुसार उनको वो प्रयोग कर सकता है। और इस विचारधारा के जन्मदाता विडाल डी लाब्लास है। कौन है? विडाल डी लाब्लास। ठीक है, और इसके जो समर्थक हैं वो जीन ब्रूस, विडाल डी लाब्लास, लुसियन फेवरे। ये कौन थे? लुसियन फेवरे। ठीक है, और ये कौन सी विचारधारा है? फ्रांसीसी विचारधारा है। कौन सी? फ्रांसीसी। तो अगली हमारी नेक्स्ट विचारधारा है नवनिश्चयवाद। इस विचारधारा में क्या बताया गया है? नवनिश्चयवाद विचारधारा है, ये दोनों की आलोचना करती है। किस किस की? नियतिवाद यानी कि निश्चयवाद और संभववाद, दोनों विचारधाराओं की क्या करती है? आलोचना करती है। इसमें बताया गया है कि भी ना तो पृथ्वी श्रेष्ठ है और ना ही मनुष्य है, क्योंकि एक के बिना दूसरे की आलोचना करना असंभव ही है। अगर मनुष्य नहीं होगा तो पृथ्वी कोई काम की नहीं है। अगर पृथ्वी होगी मनुष्य नहीं होगा तो दोनों का अस्तित्व नहीं है। यानी कि ये हम कह सकते हैं इस विचारधारा में भी दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू है। ठीक है, अगर मनुष्य नहीं होगा तो जो पृथ्वी संभावनाएं पैदा करती है उनका कोई मोल नहीं। अगर पृथ्वी नहीं होगी तो मनुष्य फिर होना ही कहाँ से? ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन। इसके समर्थक कौन है? इसके समर्थक जो है वो ऑस्ट्रेलियन
भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर है और इन्होंने एक बात भी कही है इस विचारधारा में, जिसने इसे कहा है रुको या जाओ निश्चयवाद विचारधारा। क्या कहा है? रुको या जाओ निश्चयवाद कहा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रादेशिक भूगोल क्या है? प्रादेशिक भूगोल क्या है? ठीक है, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो इस भूगोल में किसी भी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में समकालित अध्ययन किया जाता है, जैसे मानसून, वायु, तापमान आदि। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रमबद्ध भूगोल। इसमें किसी प्रदेश के विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। किसका? भूगोल विशिष्ट माने जो कि सर्वश्रेष्ठ है, और भौगोलिक तत्व जो कि पर्यावरण में पाया जाता है। ठीक है, वह अध्ययन एकांकी रूप में किया जाता है। एकांकी रूप में कैसे? मान लीजिए वर्षा, तापमान, जलवायु, इन तीनों में से कोई एक पॉइंट, मान लीजिए आपने तापमान को ले लिया। अगर तापमान कोई भी स्थान का तापमान है उसको अगर आपने माप लिया तो वो एकांकी रूप में अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक प्रदेश का तापमान, आर्द्रता, वनस्पति आदि का अध्ययन है। ठीक है, जैसे कि अब मैंने बताया वैसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मानव भूगोल के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। मानव भूगोल जो है उसके उद्देश्य क्या है, उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, इसका उद्देश्य पृथ्वी पर विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या और वातावरण के संसाधनों के अध्ययन से है। किससे? जनसंख्या और संसाधनों के अध्ययन से है। यानी कि हम मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे तो इससे पता चलेगा भी कहाँ पर कितनी जनसंख्या है और कितने संसाधन मौजूद हैं, पर्याप्त मात्रा में है, कमी है या बढ़ोतरी है। उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, इन वातावरण का मानवीय क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। आम बात है, अगर हम अध्ययन करेंगे तो मानवीय क्रियाओं पर का अध्ययन तो हमें पता ही चलेगा। ठीक है, तथा मानव द्वारा इसमें जो परिवर्तन किए गए उनका भी पता चलेगा। ये क्वेश्चन बन गया। अभी हम बता रहे हैं क्वेश्चन का ही आंसर, हम क्वेश्चन टाइप दे रहे हैं, ये ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में। पर इस प्रकार मानव भूगोल का उद्देश्य वातावरण मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करना है। यानी कि इसमें मेन पॉइंट ये है कि मानव जो क्रियाएं करता है उनका अध्ययन करना अति आवश्यक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि मानव कहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है, कहाँ पे मानव को वो लॉस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, देखिए इसमें अब आधुनिक, पहले हमने प्राचीन विचारधाराओं का वर्णन किया था, अब हम आधुनिक मतलब कि जो वो पिछले कुछ 40-50 वर्षों से जो विचारधाराएं उत्पन्न हुई है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो 3 विचारधाराएं हैं। कौन कौन सी? व्यवहारिक विचारधाराएं, मानवतावादी विचारधारा, और तीसरी है कल्याणकारी विचारधारा। ठीक है, तो हम सबसे पहले व्यवहारिक विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका चलन 1950 से शुरू हुआ था। यह मात्रात्मक विधि पर बल देती है। किस पे? मात्रात्मक विधि पर बल देती है। इसके समर्थक में बी एल्बेरी, डेविड हार्वे, विलियम भंग थे। यह व्यवहारिक उपागम को जन्म देती है। ठीक है, जिसमें मनोविज्ञान तथा मानवीय शक्तियों का वर्णन किया जाता है। इसमें जो भी मानव जो मनोविज्ञान यानी कि उसके दिमाग और उसके शक्ति पर बल दिया गया है उसका अध्ययन इसमें है। ठीक है, किस विचारधारा में है? व्यवहारिक विचारधारा में। नेक्स्ट हमारी विचारधारा है मानवतावादी विचारधारा। इसमें क्या बताया गया है? यह लोगों के समाज कल्याण से जुड़ी हुई है। ठीक है, सामाजिक जो कल्याण है उससे जुड़ी हुई है ये विचारधारा। इसमें मानव के क्रियाशील होने पर अधिक जोर दिया गया है। क्रियाशील मतलब कि ये मानव भी काम करता रहता है, उसकी क्षमता पर बल दिया गया है। ठीक है, इसमें मानव के क्रियाशील होने पर अधिक बल दिया गया है। मानवीय जागृत, मानव शक्ति और मानवीय उत्पादकता पर अधिक इसका अध्ययन है। इसमें अध्ययन किस का किया जाता है? मानव जागृत, मानव शक्ति और मानवीय उत्पादन पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है, तीसरी हमारी जो विचारधारा है वो कल्याणकारी उपागम भी कहते हैं उसे, कल्याणकारी उपागम विचारधारा। ठीक है, तो
इस विचारधारा में ये बताया गया है कि समाज तथा देश के बीच में बढ़ती असमानता के कारण मानवीय कारण विचारधारा का जन्म हुआ है। किसके कारण? मानवीय कल्याण और जो देश के समाज और देश के बीच जो बढ़ती असमानता के कारण मानवीय कल्याण का विचारधारा का जन्म हुआ है। इस विचारधारा में निर्धनता, प्रादेशिक असमानता, नगरों इर्द गिर्द झोंपड़ियों की समस्याओं का ध्यान करता है। यानी कि ये हमारे जो शहर, गांव, नगर हैं उनमें जो असमानता देखी जाती है उस पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है। इसके समर्थक में D.M. स्मिथ तथा डेविन हार्वे। इसमें क्या कहा गया है? इसमें व्हाट, हु, हाउ, वेयर इस पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।